हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। सो हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम इसमें चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हैं। चैप्टर 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और हमारे ही चैनल पे। तो चैप्टर नंबर 4 है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। किसी भी इकॉनमी, किसी भी कंट्री को जानने के लिए कि उसका प्रोग्रेस क्या है, उसकी नेशनल इनकम बहुत ज़रूरी होती है। और उस नेशनल इनकम का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें समझ में आएगा। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम का मेज़रमेंट करता है, वो है एस्टिमेशन करता है, वो है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑलराइट, तो ये क्या क्या जो मेथड यूज़ करता है नेशनल इनकम को के एस्टिमेशन में, तो ओवरऑल देयर आर 3 मेथड्स। ओके, देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हम देखेंगे देयर आर 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड, द सेकंड वन इज इनकम मेथड एंड द थर्ड वन इज expenditure method. Okay, total 3 methods are here. We have studied in chapter number 1 in circular flow of income. There were 3 phases of circular flow of income: generation phase, distribution phase and disposition phase. all right, तो generation phase में क्या होता था? प्रोडक्शन होता था। ऑलराइट, उसे हम इनकम फेस भी कहते थे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फेस या से ही यहाँ पे पहला मेथड डिराइव हुआ है, जो कि वैल्यू एडेड मेथड है। जनरेशन फेज जो पहला था, ठीक है, वहाँ से, यानी कि जब इनकम का, जब गुड्स का प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर हम वहाँ पे जो मेथड लगाएंगे, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम ऐड कर लें, तो वो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम वहाँ से। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या था हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम पे की जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। तो वो क्या था, जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो वहाँ से इनकम मेथड डिराइव हुआ है। और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास जब पैसा आ जाता था तो वो खर्च करते थे, डिस्पोज करते थे, तो वो क्या था? डिस्पोजन फेज, डिस्पोजिशन फेज। तो यहाँ पे डिस्पोजिशन फेज से एक्सपेंडिचर मेथड हमारा डिराइव हुआ है। ऑलराइट, तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़े हैं तो ये आपको क्लियर होगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये पहला जो मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड को। ओके, तो वैल्यू एडेड मेथड को हम देखेंगे कि क्या है और कैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है वैल्यू एडेड का। इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसका मेन जो दूसरा नाम है वो प्रोडक्ट मेथड है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड है क्या एक्चुअल में? सो वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं हट गया हूँ इन बिटवीन, क्योंकि बाद में कभी कभी याद नहीं रहता है। आई थिंक इट इज़ डन। ऑलराइट, सो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड refers to the addition of the raw materials by a firm by virtue of its production activities. Okay, value added refers to the addition of the raw materials by a firm by virtue of its productive activities. तो raw materials जो एक firms होती हैं ना, जो production units होती हैं, वो raw materials में क्या value add करती हैं अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से, तो वो क्या होता है? वैल्यू एडेड होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे तो और आपको क्लियर होगा। हमें पता है कि जो प्रोडक्शन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, वो सारी फर्म्स होती हैं और हर एक फर्म क्या करती है? कुछ रॉ मटेरियल यूज़ करती है प्रोडक्शन के लिए, अपनी गुड्स को बनाने के लिए। ऑलराइट, तो उन गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है, तो उस रॉ मटेरियल में कितना वैल्यू एडेड वो पर्टिकुलर फर्म करती है, तो उस पर्टिकुलर फर्म का जो वैल्यू एडिशन होगा वो हो जाएगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड को समझने के लिए। हमने माना कि यहाँ पे एक फर्म, 2 फर्म है, एक मिलर है और एक बेकर है। मिलर का मतलब फ्लोर मिल का मालिक और बेकर का मतलब बेकरी का मालिक। ओके, तो फ्लोर मिल के पास फ्लोर है। ऑलराइट, फ्लोर, तो बेकर को बनाना है ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए उसने क्या परचेज किया? फ्लोर परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने जो ब्रेड बनाए हैं वो 1500 के बनाए हैं। ऑलराइट, लेकिन इसने जो है जो फ्लोर यूज़ किया है ब्रेड बनाने के लिए, उसकी वैल्यू कितनी है? 500 है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि रॉ मटेरियल में जो भी वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन। ठीक है, जो भी एडिशन रॉ मटेरियल में हुआ है, वो कितना एडिशन हुआ है यहाँ पे 500 की चीज़ को इन्होंने 1500 की वैल्यू की बना दी है। तो कितना वैल्यू एडिशन किया इसने वैल्यू एडिशन किया 1000 का। 1500 माइनस
500 करेंगे, जो हमारा ये वैल्यू, ये आउटपुट की जो वैल्यू है उससे माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल को, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू एडेड। ओके, तो ये है वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट। जो भी फर्म्स होती हैं उन्होंने रॉ मटेरियल यूज़ करके जो भी उसकी वैल्यू में एडिशन किया है, जितनी भी वैल्यू ऐड करी है जितने पैसों की, वो जो अमाउंट होगा वो कहलाता है वैल्यू एडेड। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई शर्ट बनाने वाला है, फैक्ट्री है, ठीक है, उसने कॉटन लिया 1000 का, शर्ट बनाया 2000 का, ठीक है, तो 1000 को उसने 2000 कर दिया, यानी कि कितनी वैल्यू ऐड हुई, 1000। ओके, तो ऐसे आपको क्लियर आई थिंक समझ में आया होगा कि वैल्यू एडिशन क्या है। ओके, तो ये हो गया वैल्यू एडिशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वैल्यू एडेड में को जो फॉर्मूला है वैल्यू एडेड का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट सिंपली आप समझ लीजिए कि जितना भी प्रोडक्शन किया है, अगर एक फर्म का हम वैल्यू ऑफ आउटपुट देख रहे हैं तो उस फर्म ने जितना भी प्रोडक्शन किया है उसका मार्केट प्राइस जो होगा वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहते हो कि बेकर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है तो 1500 का है, जबकि वैल्यू एडेड कितना था? वैल्यू एडेड था 1000। ओके, तो आई थिंक अब आपको क्लियर और हुआ होगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? अगर हम इकोनॉमी में देखें, किसी कंट्री का वैल्यू ऑफ आउटपुट देखना है तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, यहाँ पे फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में प्रोड्यूस हुई हैं, उन सब की मार्केट वैल्यू को कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन वैल्यू ऑफ आउटपुट का। ओके, अब आगे हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने डेफिनेशन में या पहले मीनिंग ही बताया कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन सबका मार्केट वैल्यू जो भी होगी उनको वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे। तो मार्केट वैल्यू जो भी कैसे निकालते हैं? सेल से निकालते हैं। तो अगर सारी चीज़ें सेल आउट हो गई हैं, दो कंडीशन है, व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, सारी चीज़ें जितना भी प्रोडक्शन इस ईयर में हुआ है सारा का सारा सेल आउट हुआ है, तो क्या होगा? सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितने की सेल हुई होगी वही वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा, सिंपली। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इस ईयर 100 यूनिट्स बनाई गई हैं कार, सपोज किसी कंपनी ने, मारुति सुजुकी ने 100 कार्स बनाई है लेकिन 90 सेल आउट हुई, 10 रह गई हैं, तो वहाँ पे हम इस ईयर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे? वहाँ पे क्या करेंगे? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक या इंक्रीज इन स्टॉक या इंक्रीज इन इन्वेंट्री कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे? व्हेन एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, जब एंटायर आउटपुट सोल्ड नहीं हुआ है, सेल आउट नहीं हुआ है, तो जितना सेल हुआ है प्लस जितना सेल नहीं हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट की जब हम बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक्सपोर्ट इंक्लूडेड होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जो चीज़ें एक्सपोर्ट की गई हैं वो प्रोड्यूस तो हमारी इकोनॉमी में हुई हैं ना, तो उनको ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अगर सेल दिया हुआ है तो सेल का मतलब कि टोटल सेल है, उसमें एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है ऑलरेडी। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? उसमें एक्सपोर्ट की वैल्यू को प्लस कर लेंगे। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर हुई होंगी। इसी तरह से एक और टर्म है इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, वो भी देख लीजिए। बहुत हमने पढ़ा था ना टाइप, जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने गुड्स पढ़ा था, टाइप ऑफ गुड्स पढ़ा था, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड जो होती हैं तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। कंजप्शन ऐसा कंजप्शन जो इंटरमीडिएट गुड पे किया गया है फर्म्स के द्वारा, उसे इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, आप आसान शब्दों में समझ लीजिए कि एक फर्म दूसरी फर्म से जो रॉ मटेरियल परचेज करती है उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, बहुत सिंपल सा है। एक फर्म जो दूसरी फर्म से जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करती है वो उस पे जो भी खर्चा आता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट
कंजप्शन। तो ये क्लियर हुआ आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन में भी ध्यान रखना, अगर वैल्यू गिवन है डोमेस्टिक परचेज की या परचेज, इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम परचेजिंग भी कह सकते हैं या परचेज कहते सकते हैं, टोटल परचेज ऑफ द फॉर्म्स अगर लिखा हुआ है तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन ही है। लेकिन अगर लिख दिया वहाँ पे कि गिवन है कि डोमेस्टिक परचेज, यानी कि डोमेस्टिक परचेज का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट करेंगे तो हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन मिल जाएगा। क्या करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन फाइंड करने के लिए, इन केस डोमेस्टिक परचेज इज गिवन, परचेज नहीं दिया हुआ है, सिंपली परचेज दिया हुआ है, मतलब टोटल परचेज है ये, तो टोटल परचेज ही हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक परचेज गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसमें इंपोर्ट्स को प्लस कर लेंगे। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। तो ओके, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक क्या प्रिकॉशंस हैं इस मेथड के, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।